हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुडवर्ड फाइजर रूल की, जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वुडवर्ड फाइजर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइईन्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वुडवर्ड फाइजर रूल बेसिकली है क्या। तो 1945 में रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड ने कुछ रूल्स दिए थे लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए और को रिलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ। तो इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे। उन रूल्स को 1959 में लुइस फ्रेडरिक फाइजर ने मॉडिफाई किया। उनको एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू उसको मॉडिफाई किया, और ये जो मॉडिफाइड रूल है उसको कहा गया वुडवर्ड फाइजर रूल। इसका उपयोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। किसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, किसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे? तो जो स्ट्रक्चर है उसकी पोजीशन हमको कैलकुलेट करनी होती है, और उसका डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो क्रोमोफोर का डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। बेसिकली क्रोमोफोर को हमको कैलकुलेट करना होता है, साथ ही ऑक्सोक्रोम भी कैलकुलेट हो जाते हैं लैम्डा मैक्स के थ्रू। तो वुडवर्ड फाइजर रूल बेसिकली क्या है? वुडवर्ड फाइजर ने बताया कि हर एक प्रकार के डाइईन और ट्राइईन सिस्टम जो होते हैं उनका एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिस पर कि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। इस फिक्स्ड वैल्यू को बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू कहा जाता है। अभी डाइईन और ट्राइईन क्या होते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि नाम है इसका डाइईन। ईन का मतलब डबल बॉन्ड, डाई का मतलब दो, जहां दो डबल बॉन्ड हो वो डाइईन। ट्राइईन मतलब तीन डबल बॉन्ड। वो बड़ा है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। आइन आ जाता तो ट्रिपल बॉन्ड, अभी ईन आया है इसलिए डबल बॉन्ड। तो डाइईन मतलब दो डबल बॉन्ड, ट्राइईन मतलब तीन डबल बॉन्ड। तो क्या रूल क्या बोल रहा है कि हर एक डाइईन और ट्राइईन सिस्टम की अपनी एक फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन वैल्यू होती है, जिसको बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू कहा जाता है। अब यदि इस डाइईन या ट्राइईन सिस्टम में कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, या कोई रिंग रेसिड्यू जुड़ जाए, या कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर जाए कॉन्जुगेशन के साथ, या कोई पोलर ग्रुप जुड़ जाए जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ जाए, तब इसकी बेस वैल्यू में उनकी एब्जॉर्प्शन वैल्यूज ऐड कर दी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है वुडवर्ड फाइजर रूल के। अब इसमें वर्ड आ रहा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि जब कहीं पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट हो, जहां भी डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होंगे वहां पे कॉन्जुगेशन होगा। जैसे कि कैरोटीन। तो इसका एडवांटेज क्या है? वुडवर्ड फाइजर रूल का एडवांटेज क्या है? तो इसका मेन एडवांटेज तो यही है कि ये पोजीशन और मैक्सिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट करता है किसी भी दिए हुए स्ट्रक्चर की। कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ और उसकी पोजीशन को ये कैलकुलेट करेगा। दूसरा इसका एडवांटेज है इसकी जो पोजीशन से रिलेटेड या डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है क्रोमोफोर का, वो ये कैलकुलेट कर देता है। क्रोमोफोर का जो भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसको ये कैलकुलेट करेगा, और उसकी पोजीशन भी ये बता देगा कैलकुलेट
ये सारे एडवांटेज हो गए। अब कॉन्जुगेटेड डाईईन्स के बारे में, अब इसमें देखो टर्म यूज कर दिया है कॉन्जुगेटेड डाईईन्स। कॉन्जुगेटेड का मतलब डबल बॉन्ड जो कि अल्टरनेट पोजीशन पे हो, और डाईइन का मतलब दो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड डाईईन्स के लिए रूल्स क्या बोल रहा है, तो कॉन्जुगेटेड डाईईन्स और पॉलीमर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जितना लंबा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उसकी वेवलेंथ यानी उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो उतना ज्यादा होगा, उतना लार्ज होगा। वुडवर्ड्स रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। वो फॉर्मूला है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस समेशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड कंट्रीब्यूशन प्लस समेशन ऑफ अदर कंट्रीब्यूशन। सब्सटीट्यूएंट का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, कोई क्लोरीन या ब्रोमीन पोलर ग्रुप जुड़ा हो, तो ये सब्सटीट्यूट कंट्रीब्यूशंस हो जाते हैं। अदर कंट्रीब्यूशंस में और भी कोई रिंग्स जुड़ी हों तो वो भी उसके अंदर कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, या अदर कोई कंपाउंड जुड़े हों, कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हो तो वो अदर कंट्रीब्यूटर्स के अंदर आते हैं। तो ये जो रूल है ये लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए रूल दिया गया था, और इसी रूल के थ्रू हम अब अलग अलग कंपाउंड के लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो बेस वैल्यू क्या होती है, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हर प्रकार का जो डाईइन और ट्राईइन सिस्टम होता है उसकी अपने एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिस पर कि वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी को कहते हैं बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू। सबसे जो पहला स्टेप है यूवी एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम वेवलेंथ के थ्रू दिखाने वाला कॉन्जुगेटेड डाईइन्स के अंदर, वो ये है कि एस ट्रांस या एस सिस कन्फर्मेशन सबसे पहले डिटरमाइन कर लिया जाए कि कहीं वो ट्रांस तो नहीं है या सिस तो नहीं है। अगर ट्रांस है तो उसकी वेवलेंथ 217 नैनोमीटर पर आएगी, 217 नैनोमीटर पे आएगी, और यदि सिस है तो उसकी वेवलेंथ 253 नैनोमीटर पर आएगी। अब इस सिस और ट्रांस क्या होते हैं, तो सिस आपने देखा होगा कुछ स्ट्रक्चर, देखिए अब नीचे हमने स्ट्रक्चर बताया है कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन क्लोरीन के सामने दिखाई दे रहा है और CH3 के सामने दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिस स्ट्रक्चर। सिस का मतलब एडजेसेंट, एक दूसरे के सामने। ट्रांस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है क्लोरीन एक दूसरे से अपोजिट है ना। यहाँ क्लोरीन एक दूसरे के ठीक सामने एडजेसेंट है, यहाँ एडजेसेंट नहीं है, इसके एडजेसेंट क्या है, ये CH3, मतलब ये इसके अपोजिट है, मतलब ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इस तरह से सिस और ट्रांस को आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे सिस फॉर्म होगा वहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मतलब 253 नैनोमीटर, मतलब इस वाले कंपाउंड की वेवलेंथ जो होगी 253 नैनोमीटर होगी, जबकि इस कंपाउंड की वेवलेंथ 217 नैनोमीटर होगी क्योंकि ये ट्रांस कंपाउंड है। तो इस तरह से सिस और ट्रांस को आप समझ सकते हैं, इसको एस सिस और एस ट्रांस कहा गया है। अब आगे हम बेस वैल्यू में और बात कर लेते हैं कि जो बेस वैल्यू होती है ये डाईइन्स की स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है कि वो लीनियर है या हेट्रोएन्युलर है या ट्रांसॉइड है या उसके वो एक साइक्लिक या होमोएन्युलर डाईइन है, वो किस तरह का डाईइन है इस पर भी बेस वैल्यू डिपेंड करेगी।
तो सभी सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन का जो सम होगा, जो योग होगा, वो बेस वैल्यू के साथ ऐड कर दिया जाएगा, जिस वजह से मैक्सिमम उस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ के थ्रू पता चल जाए, लैम्डा मैक्स के थ्रू पता चल जाए। तो वुडवर्ड फाइजर ने कॉन्जुगेटेड डाइन्स और पॉलीइंस के ऊपर कुछ रूल्स दिए। वो रूल इस प्रकार है कि अगर होमोएनुलर डाइइन है, अब होमोएनुलर का मतलब क्या? होमोएनुलर का मतलब ऐसे साइक्लिक डाइइन जिनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रिंग, सेम रिंग के अंदर मौजूद होते हैं, उनको बोलते हैं होमोएनुलर। जैसे आप ये रिंग में देखिए, इस रिंग में आप क्या देख रहे हैं कि ये एक डबल बॉन्ड है, इसकी यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेशन का मतलब ही हमने बोला है कि जहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है मतलब कॉन्जुगेटेड। अब दो डबल बॉन्ड है मतलब डाइइन है, तो इसको हम बोलेंगे। और कहाँ है? सेम रिंग है, एक ही रिंग के अंदर है, सेम रिंग में है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन सेम रिंग। ये कहलाएगा होमो एन्युलर डाइइन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा होमो एन्युलर डाइइन। ऐसे ही हेटेरो एन्युलर डाइन्स, इसमें क्या होगा कि साइक्लिक डाइइन होगा ये, जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग्स में होंगे। इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहाँ रहेंगे? अलग अलग रिंग्स में होंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, और दोनों अलग अलग रिंग में मौजूद है। ये इस रिंग में ये वाला डबल बॉन्ड है, इस रिंग में दूसरा डबल बॉन्ड है, दोनों अलग अलग रिंग में मौजूद है, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरो एन्युलर डाइन्स। तो ये होमो एन्युलर और हेटेरो एन्युलर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखें एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट रहेगा? रिंग के अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो इसको बोलेंगे एंडोसाइक्लिक। एंडो यानी रिंग के अंदर, एक्सोसाइक्लिक यानी डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद रहेगा? अब यहाँ सिंगल ही डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, पर वो रिंग साइक्लिक है, तो एंडो वाले में अंदर है और एक्सो वाले में डबल बॉन्ड बाहर प्रेजेंट होगा। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर जाए, कॉन्जुगेशन के अलावा और भी डबल बॉन्ड मौजूद हो, तब उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग। जैसे कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन के अलावा, ये तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको, कहाँ? यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन इसके अलावा भी एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, यानी डबल बॉन्ड क्या कर गया? एक्सटेंड कर गया। अब हम बात कर लेते हैं पेरेंट वैल्यूज की, कि पेरेंट वैल्यूज क्या क्या होती है, कौन सी होती है। तो पेरेंट वैल्यूज में अगर हम बात करें तो ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन्स, इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगी आपको। अगर ये आपको याद रहेंगी तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे किसी भी स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को। अगर ये याद नहीं है तो फिर वैल्यू स्ट्रक्चर थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेस वैल्यू पता नहीं होगी तो आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेस वैल्यू, पेरेंट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन्स और हेटेरो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए पेरेंट वैल्यू रहेगी 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर। होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए जो वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर होगी, और ए साइक्लिक ट्राइन्स के लिए जो वैल्यू होगी 245 नैनोमीटर होगी। अब ये तो बेस वैल्यू हो गए, अभी इसमें इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट यानी अगर कोई एल्काइल ग्रुप आ गया तो उसके 5 नैनोमीटर जुड़ जाएंगे, तो वो कौन कौन इंक्रीमेंट हो सकते हैं? तो देखिए इंक्रीमेंट इसमें हो सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप, अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो 5 नैनोमीटर उसके अंदर जुड़ जाएगा। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसमें 5 नैनोमीटर जुड़ जाएगा।
डबल बॉन्ड अगर एक्सटेंड कर गया है कॉन्जुगेशन के साथ तो 30 नैनोमीटर उसमें ऐड हो जाएगा। अगर ऑक्सोक्रोम्स हैं तो ऑक्सोक्रोम में कौन कौन है, ओ आर है तो 6 नैनोमीटर जुड़ जाएगा, एस आर है तो 30 नैनोमीटर जुड़ जाएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन है तो 5 नैनोमीटर जुड़ जाएंगे, NR2 है तो 60 नैनोमीटर जुड़ जाएंगे, और यदि OCO CH3 है तो कोई भी ऐड नहीं होगा, 0 नैनोमीटर होगा। तो इस तरह से ये पेरेंट वैल्यूज को आपको याद कर लेना है, ध्यान रख लेना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको समझ जाएंगे कि भाई ये जो कंपाउंड है, ये इस कंपाउंड में आप देखोगे कि यहाँ कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन इससे डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो है, मतलब ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यानी डबल बॉन्ड अंटरलेट पोजीशन पर है। तो इसके लिए बेस वैल्यू क्या रहेगी, 214 नैनोमीटर, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू इसकी आई है 217 नैनोमीटर। ये भी कंपाउंड सेम है, बस कंपाउंड में डिफरेंस क्या हो गया अब यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ एल्काइल ग्रुप, यानी सॉरी, हाँ कुछ एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे जुड़ गए। कितने ग्रुप जुड़ गए, 3 ग्रुप जुड़ गए। कंपाउंड सेम है लेकिन 3 एल्काइल ग्रुप इसके अंदर जुड़ गए हैं, मतलब इसकी जो बेस वैल्यू थी वो तो 214 नैनोमीटर ही रहेगी, लेकिन 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाने के कारण उसमें एक एल्काइल ग्रुप मतलब 5 नैनोमीटर, तो 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, मतलब 5 इज मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब 15 नैनोमीटर। तो 214 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर ऐड हो जाएगा, तब हमारा रिजल्ट आएगा 229 नैनोमीटर, जबकि ऑब्जर्व वैल्यू जो आती है इसकी 228 नैनोमीटर आती है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको बेस वैल्यूज पता होनी चाहिए, बेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह एक और ये कंपाउंड है जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, मिथाइल ग्रुप भी है। अब इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान देंगे, इस वाले कंपाउंड को आप देखेंगे तो इसमें इसका जो बेस वैल्यू है 214 नैनोमीटर है। ए साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक कंपाउंड 214 नैनोमीटर है। इसमें रिंग रेसिड्यू जो है वो 3 है, ठीक है। रिंग रेसिड्यू कितने हैं, वो 3 है, और इस हिसाब से एक रिंग रेसिड्यू 5 नैनोमीटर का होता है, तो 3 रिंग रेसिड्यू है, तो इसका मतलब ये 15 नैनोमीटर हो गए। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी इसके पास एक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी इसके पास एक है, तो वो 5 नैनोमीटर और ऐड हो जाएंगे, तो ये 234 नैनोमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इधर दूसरा वाला जो कंपाउंड है वहाँ देखिए, वहाँ एक ओ आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक्सोसाइक्लिक तो है ही, डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो है ही, रिंग रेसिड्यू भी है, और कितने रिंग रेसिड्यू है, 3 रिंग रेसिड्यू है, तो 1 2 और 3, 3 रिंग रेसिड्यू है, तो इसका मतलब ये भी 3 रिंग रेसिड्यू 5-5 नैनोमीटर के, मतलब 15 बेस, बेस जो ए साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका बेस वैल्यू हो जाएगी 214 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5 नैनोमीटर, 3 रिंग रेसिड्यू है, जैसे यहाँ पे भी 3 रिंग रेसिड्यू थे, तो इसकी भी वैल्यू क्या थी, 5 नैनोमीटर के हिसाब से। आप उसको 3 एल्काइल ग्रुप बोल दो या 3 रिंग रेसिड्यू बोल दो, बात एक ही है।
5 नैनोमीटर के हिसाब से, 3 रिंग रेसिड्यू के 15 नैनोमीटर, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के हिसाब से 5 नैनोमीटर, और OR ग्रुप ये जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो OR ग्रुप जुड़ जाने के कारण इसके 6 नैनोमीटर, सबको ऐड करेंगे तो 240 नैनोमीटर, ऑब्जर्व जो होता है वो 241 नैनोमीटर पर ये हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड में। फिर हम वुडवर्ड फिशर रूल की बात करते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। अब ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड का मतलब वो सारे कंपाउंड जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। जिनके पास भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। तो अब हमको यहाँ बात करना है अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं, तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताएंगे कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो वुडवर्ड फाइजर जो है वो आगे एक्सटेंड हो गया लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, किसका? अल्फा और बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। जैसे कि अभी हम करते जा रहे थे कैलकुलेट, ठीक उसी तरह का रहेगा ये। कैसा रहेगा देखिए, सेम फॉर्मूला रहेगा, लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बेस वैल्यू प्लस समेशन सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन प्लस समेशन अदर कंट्रीब्यूशन। अब ये है उनकी पेरेंट वैल्यू। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ए साइक्लिक या 6 मेंबर्ड रिंग अगर होगी कीटोन की तो 215 नैनोमीटर। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड 5 मेंबर रिंग होगी अगर कीटोन की तो 202 नैनोमीटर। यदि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो 207 नैनोमीटर। ये याद रखना पड़ेगा। इसमें इंक्रीमेंट देखिए, हर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू जो रहेगा, तब अगर वो अल्फा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है या रिंग रेसिड्यू जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 10 नैनोमीटर। बीटा पोजीशन पर जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 12 नैनोमीटर। ऐसे ही गामा पोजीशन पर या हायर पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो वो 18 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो 30 नैनोमीटर। और होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स है तो 39 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। इसी तरह ऑक्सोक्रोम्स यदि है तो यदि अल्फा पोजीशन पर ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 35 नैनोमीटर। यदि OH ग्रुप बीटा पोजीशन पर जुड़ा है तो 30 नैनोमीटर। यदि OH ग्रुप गामा पोजीशन पर जुड़ा है तो 50 नैनोमीटर। ठीक इसी तरह यदि ऑक्सोक्रोम के रूप में OR ग्रुप जुड़ा है, अल्फा पे 35, बीटा पे 30, गामा पे 17। SR जुड़ा है तो अल्फा में एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएगा, बीटा में 85 और गामा में भी एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएगा। कौन? SR ग्रुप। OCO-CH3 ग्रुप अगर होगा तो अल्फा में 6, बीटा में 6 और गामा में भी 6 नैनोमीटर ये दिखाएगा। तो इस तरह से आप इस टेबल की सहायता से कैलकुलेशन को और आसान कर सकते हैं। तो बेस वैल्यू देख लीजिए, कीटोन के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक कीटोन के लिए जो कि 6 मेंबर्ड होगा 215 नैनोमीटर। 5 मेंबर्ड कीटोन रहेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 202। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है 207। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस देख लीजिए। अब एक हम कंपाउंड ले लेते हैं। ये जो कंपाउंड है कीटोनिक ग्रुप का कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ये कीटोनिक ग्रुप इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ए साइक्लिक एनोन। अब देखिए अल्फा क्या कौन सा कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। मतलब ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप के पास जो भी कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो ये दोनों कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा, बीटा के पास वाले कार्बन गामा कार्बन कहलाएंगे। तो ये दोनों कार्बन गामा कार्बन। तो अल्फा बीटा गामा, अगर इसके कार्बन के आगे कोई कार्बन जुड़ा होता तो वो बीटा कार्बन कहलाता।
इस तरह से हम अल्फा बीटा कार्बन्स को दिखा सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये है ए साइक्लिक इनोन, मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसकी जो बेस वैल्यू रहेगी वो 215 नैनोमीटर रहेगी। अब अल्फा पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसकी 10 नैनोमीटर हो जाएगी। बीटा पोजीशन पर दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये 12 इंटू 2 मतलब 24। अगर यही CH3 रिंग में जुड़े होते तो ये क्या कहला जाते, ये रिंग रेसिड्यू कहला जाते, है ना। तो इस तरह से इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल हमारा 249 नैनोमीटर आएगा। ऑब्जर्व भी 249 नैनोमीटर ही होता है। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं जो 6 मेंबर्ड इनोन है। 6 मेंबर्ड इनोन का मतलब कीटोन्स, कीटोन्स को इनोन्स कहा जाता है। 6 मेंबर्ड इनोन्स में आप देखें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है। ये डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन के तौर पे है, और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा, यानी कॉन्जुगेशन क्या हो गया, एक्सटेंडिंग हो गया। इधर ये डबल बॉन्ड से भी कॉन्जुगेशन बना रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 नैनोमीटर। 6 मेंबर्ड एनोन के कारण इसकी वैल्यू बेस वैल्यू हो गई 215 नैनोमीटर। होमोसाइक्लिक डाईन्स है, यानी साइकिल के अंदर ही है, रिंग के अंदर ही है डाईन्स। होमोसाइक्लिक डाईन्स होने के कारण 39 और प्लस हो गया इसके अंदर। अल अच्छा, डेल पोजीशन पर रिंग रेसिड्यू है, डेल पोजीशन ये हो गई, इस पे रिंग रेसिड्यू है, मतलब यहाँ रिंग रेसिड्यू है, ये दिख रहा है CH3 ग्रुप, तो यहाँ एक 18 और प्लस हो जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू 302 नैनोमीटर आएगी, और ऑब्जर्व वैल्यू जो होती है वो 300 नैनोमीटर होती है। एक और कंपाउंड हम ले सकते हैं। इस कंपाउंड में ये 5 मेंबर्ड इनोन कंपाउंड है, और इसकी बेस वैल्यू रहेगी, क्योंकि 5 मेंबर है इसलिए 202 नैनोमीटर। इसमें बीटा रिंग रेसिड्यू है, इसमें यहाँ जो बीटा पोजीशन पर है इसमें रिंग रेसिड्यू है, तो इसको हम बोलेंगे, ये रिंग रेसिड्यू, ये पूरी की पूरी रिंग रेसिड्यू, ये कितने हैं, तो रिंग बीटा पोजीशन पर रिंग रेसिड्यू 2 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसको हम बोलेंगे 2 रिंग रेसिड्यू है, 2 इंटू 12, और ये हो जाएंगे 24 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी इसके पास है, ये दिख रहा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होने के कारण 5 और इसमें प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 231 नैनोमीटर। ऑब्जर्व होता है 226 नैनोमीटर। इसी तरह से इस वाले रिंग में आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड इनोन है ये भी, इसकी भी वैल्यू 202 नैनोमीटर होगी, और यहाँ पे अल्फा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ अल्फा पोजीशन पर आप देख रहे हो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक तरह का ऑक्सोक्रोम है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 नैनोमीटर। बीटा रिंग रेसिड्यू है, बीटा पोजीशन पर रिंग रेसिड्यू है, ये दिख रहा है रिंग रेसिड्यू, बीटा पोजीशन पर रिंग रेसिड्यू कितने हैं, 2 हैं, तो ये 12 इंटू 2 हो जाएगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इस तरह से इसके 5 और प्लस हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 256 नैनोमीटर, और ऑब्जर्व होता है 251 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप रिंग्स में वुडवर्ड फाइजर रूल्स की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं और लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। एक और कंपाउंड आप देख लीजिए, इस कंपाउंड में 6 मेंबर्ड इनोन कंपाउंड है, ये 6 मेंबर्ड इनोन कंपाउंड। इस कंपाउंड की बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो गए हैं कॉन्जुगेशन के साथ, कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, कॉन्जुगेशन के साथ डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर गए हैं। डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर जाने के कारण इसकी 30 नैनोमीटर और बढ़ गई वैल्यू। बीटा रिंग रेसिड्यू इसके अंदर मौजूद है, बीटा रिंग रेसिड्यू इसके अंदर मौजूद है यहाँ पे,
डेल रिंग रेसिड्यू भी मौजूद है इसके अंदर, ये डेल है, डेल रिंग रेसिड्यू भी मौजूद है इसके अंदर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसके अंदर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो बीटा रिंग रेसिड्यू 12 नैनोमीटर, डेल रिंग रेसिड्यू 18 नैनोमीटर, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर जब इसमें मिलेगा तो टोटल इसका लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑब्जर्व करने पर भी 280 नैनोमीटर ही आता है। तो इस तरह से हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, एसिड्स और ईस्टर। तो अभी तो हमने आपको बताया कीटोन्स के बारे में, अब एल्डिहाइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड जो होते हैं वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं जैसे कि कीटोन में, इनोन्स में हम कर रहे थे। बस एक रूल थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो एब्जॉर्प्शन रहेंगे वो 5 से 8 नैनोमीटर तक कम दिखाई देंगे, यानी शॉर्टर वेवलेंथ में दिखाई देंगे, जो कि करस्पॉन्डिंग कीटोन में ज़्यादा दिखाई देते थे, यहाँ पे थोड़े कम दिखाई देंगे। और इसके लिए एक सेट भी डेवलप किया गया था अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स और ईस्टर्स के लिए, जो कि इनोन्स के जैसा ही था। तो यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया हुआ है एसिड्स का, 2 साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, ये वाला 2 साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, और 2 साइक्लोहेप्टेनोइक एसिड यानी ये वाला। तो ये दो एग्जांपल लिए हुए हैं एसिड्स के। पहले वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो इसमें अल्फा बीटा डाई एल्काइल जुड़े हुए हैं, जो कि 217 नैनोमीटर पर इसके कैलकुलेशन होगा, और डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग के अंदर उपस्थित है ये, तो ये 217 नैनोमीटर पर ये भी ऑब्जर्व होगा। ऐसे ही 2 साइक्लो हेप्टेनोइक एसिड में अगर देखोगे आप तो अल्फा बीटा डाई एल्काइल ग्रुप दिखेगा, और डबल बॉन्ड 7 मेंबर्ड रिंग के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, तो इसके 5 नैनोमीटर हो गया है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 222 नैनोमीटर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसके साथ और कुछ ज़्यादा जुड़ा नहीं है, जब सिर्फ डबल बॉन्ड इन 6 मेंबर्ड है तो 217 ही इसकी वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से एसिड की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको शायद समझ में आ रहा होगा किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपको बस बेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक और एक कंपाउंड है अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए एल्डिहाइड्स के लिए ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO ग्रुप है, इसके साथ वाला जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेरेंट जो पीक रहेगी एल्डिहाइड्स के लिए वो 208 नैनोमीटर रहेगी, लेकिन अगर अल्फा बीटा एल्काइल ग्रुप होंगे तो 220 नैनोमीटर हो जाएगा, अल्फा बीटा 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 एल्काइल ग्रुप होंगे तो 230 नैनोमीटर हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा एल्काइल ग्रुप होंगे तो 242 नैनोमीटर हो जाएगा। इस तरह से इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी अल्फा बीटा पोजीशन पर ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स के जुड़ने के कारण। अब वुडवर्ड फिशर रूल जो था एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी उन्होंने रूल दिया हुआ था, और या बेंजॉइल डेरिवेटिव्स के लिए भी उन्होंने रूल दिया। उन्होंने बताया कि द एब्जॉर्प्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिशन विद इन द बेंजीन, यानी बेंजीन के अंदर जब ट्रांजिशन होता है तब क्रोमोफोर जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शो करता है, और जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम है 3 एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाता है, जो कि एक फाइन स्ट्रक्चर को दिखाता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तब हम देखते हैं कि इसके अंदर पाई पाई स्टार टाइप का ट्रांजिशन मौजूद है, किसके अंदर, बेंजीन। तब इसकी पेरेंट वैल्यूज और इंक्रीमेंट्स बेंजोइल डेरिवेटिव्स के लिए इस प्रकार होती हैं।
पेरेंट वैल्यू अगर एल्काइल रिंग रेसिड्यू है तो 246 नैनोमीटर, 246 नैनोमीटर। यदि हाइड्रोजन और ArCHO है तो 250 नैनोमीटर। यदि OH और ArCO2R है या एल्काइल है तो 230 नैनोमीटर। इंक्रीमेंट्स अगर उनके पास एल्काइल ग्रुप लगा है या रिंग रेसिड्यू है तो ऑर्थो और मेटा के लिए 3 नैनोमीटर, पैरा के लिए 10 नैनोमीटर। अगर पैरा पोजीशन पे होगा एल्काइल ग्रुप तो वो 10 नैनोमीटर, ऑर्थो और मेटा पे है तो 3 नैनोमीटर। ऐसा ही अगर OH ग्रुप है आर्थो मेटा पोजीशन पे तो 7 नैनोमीटर, पैरा पोजीशन पर है तो 25 नैनोमीटर। यदि NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है आर्थो और मेटा पोजीशन पर तो 23 नैनोमीटर, और यदि पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो 58 नैनोमीटर। इस तरह से हम बेंजोइल डेरिवेटिव्स की यानी बेंजीन की डेरिवेटिव्स की यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स की पेरेंट वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यूज बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वुडवर्ड फाइजर रूल समझ में आया होगा और आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो यू कैन टेल मी, यू कैन ask the question in the description box. I'll answer you. Thank you very much for watching this.